गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। दोस्तों, एक बार फिर इस ब्रूटली ऑनेस्ट के पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब जानते हैं कि मैं पिछले कई महीनों से व्यस्त था अपनी फिल्म द दिल्ली फाइल्स की शूटिंग में। शूटिंग ख़त्म हो गई है, मैं आपके सामने हूँ, पर मैं शूटिंग के दौरान भी आप तक काफ़ी सारी कहानियाँ लेके आया। लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा बंगाल से हट के थोड़ी आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। और चर्चा एक गंभीर विषय पर है, और वो विषय है बेसिकली फिल्मों से रिलेटेड। भारत में जो फिल्में बनती हैं उसको अमूमन अगर आप देखें तो उसको बॉलीवुड के नाम से दुनिया में जाना जाता है। अब बॉलीवुड नाम अच्छा है कि बुरा है, इसका बहुत विश्लेषण हुआ है, तमाम लोगों ने आपत्ति जताई है, लेकिन सुविधा के लिए अब चलिए उसे बॉलीवुड ही बोलते हैं, तो उसको बॉलीवुड बोल के ही आगे बढ़ते हैं। बॉलीवुड की जो कहानी है वो कुछ इस तरह से थी कि भारत में सिनेमा उस तरह से नहीं आया जिस तरह से यूरोप या अमेरिका में आया। वहाँ पे जो उनका एक ऑपरेटिक थिएटर जो था, ओपेरा वाला, वहीं वो म्यूज़िक के साथ होता था, और वही धीरे धीरे वही जो आर्ट फॉर्म था वो धीरे धीरे फिल्मों में आता गया। और चूंकि कैमरा वहाँ पे इन्वेंट हुआ था और सिनेमा को उन्होंने एज एन आर्ट फॉर्म पकड़ा। लेकिन भारत में जो सिनेमा का उदय हुआ वो प्राइमरीली पारसी थिएटर, नौटंकी और वैरायटी शो से हुआ। वैरायटी शो आपने देखा होगा, जब दुर्गा उत्सव होता है या गणेश उत्सव होता है या भारत में कुछ आयोजन होते हैं तो उसमें शाम को मोहल्लों में तरह तरह के प्रोग्राम्स होते हैं। उसमें एक वैरायटी शो होता है जो कि कॉलेजेस और स्कूल्स के फंक्शन में भी होता है। उसका मतलब यह है कि कोई आएगा, एक स्किट प्रेजेंट करेगा, फिर कोई आएगा एक डांस करके चला जाएगा, फिर कोई कविता पढ़ के चला जाएगा, और कोई एक हास्य व्यंग्य इस तरह का कुछ करके चला जाएगा। तो अलग अलग इमोशंस, अलग अलग तरह के एंटरटेनमेंट एक ही मंच पे एक ही साथ। और इसी तरह से उदय हुआ भारत की फिल्म इंडस्ट्री का। ये एक पहलू है। तो इसलिए हमारे यहाँ कभी भी सिनेमा को आर्ट फॉर्म में हम ले जा नहीं पाए। इसलिए जब कोई अच्छी फिल्म बनती है, एक फिल्म जिस तरह से बननी चाहिए, उसको लोगों ने आर्ट फिल्म बोलना शुरू कर दिया। ये इसी तरह की बात हो गई जैसे कि फुहड़ता के ज़माने में, जब फुहड़ शेर व शायरी, एक जो बहुत ही, जिसको शेर व शायरी भी नहीं बोलना चाहिए, उसमें जब कोई असली कविता लिखता है, असली शायरी लिखता है, तो लोग कहते हैं वाह क्या कविता लिखी है। जो सोशल मीडिया के ज़माने में हो रहा है, फूहड़ बातों के बीच में जब कोई बहुत अक्लमंदी की बात करता है तो लोग उसको आइसोलेट कर देते हैं कि भाई तुम हमारे जैसे नहीं हो। और यही हमारी फिल्मों के साथ हुआ। हमारी फिल्में नाच गाना, फूहड़ता, हंसी मजाक, इसी को हमने सिनेमा मान लिया। तो जब लोगों को पता ही नहीं था सिनेमा क्या है, तो देखते 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 जो हमारा व्यूअर है उसका दिमाग भी यही मानने लगा कि अगर शोर शराबा होगा और लगातार बैकग्राउंड म्यूज़िक बजेगा और जो हीरो है वो इतना बड़ा लगे जैसे कि माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है, इन सब को हमने सिनेमा मान लिया। आज हालत ऐसी है कि सिनेमा को आप आर्ट फिल्म तो भूल जाइए, बहुत कम ऐसी फिल्में आती हैं। लेकिन भारत का जो सिनेमा है वो सिनेमा है भी कि नहीं, ये भी प्रश्न उठना चाहिए मेरे ख्याल से। क्या हम कहानियों को जो हमारे जीवन में है उनको पकड़ के, उन कैरेक्टर्स को पकड़ के, लोगों का जो टेस्ट है सिनेमा का वो धीरे धीरे रिफाइन करते जा रहे हैं कि नहीं? ऐसा करने की बजाय जो फिल्म मेकर्स थे वो पूरी तरह डिपेंडेंट हो गए उन लोगों पे जिनके नाम से लोग फिल्म देखने आते हैं। और जब ये पूरी इंडस्ट्री स्टार बेस्ड हो गई और स्टार के ही नाम से चलने लगी, तो सबसे बड़ा इसमें जो नुकसान हुआ कि जो बचे खुचे भी राइटर और डायरेक्टर्स थे वो भी पूरी तरह समाप्त हो गए। आज जिनको हम राइटर्स बोलते हैं, अच्छा राइटर्स, वो या तो इस तरह की फिल्में बना रहे हैं जिनको भारत में फेस्टिवल फिल्म बोला जाता है, वो भी अपने आप में एक गलत बात है, या फिर वो लोग ओटीटी लिख रहे हैं। तो जो मेन स्ट्रीम सिनेमा है वहाँ राइटर्स, अच्छे ट्रेंड डायरेक्टर्स, अच्छे एडिटर्स, अच्छे सिनेमाटोग्राफर्स, इन लोगों के लिए स्थान पाना थोड़ा कठिन होता जा रहा है। ऊपर से क्या हुआ कि सिनेमा का जो बिजनेस मॉड्यूल है वो चूंकि स्टार की इमेज
और जो लोगों का परसेप्शन उसके बारे में है उस पे ही डिपेंड करने लगा, तो सब लोगों ने ये सोचा कि भाई जो स्टार है, अगर इसकी इसकी फिल्म 100 करोड़ का बिजनेस करती है, तो अगली फिल्म अगर 95 करोड़ का करती है तो उससे उसकी इज्जत कम होगी, उसका पावर कम होगा। इसलिए 5 करोड़ झूठ मूठ के जोड़ दिए गए। और जब इसको किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया, चूंकि जब एक आदमी करप्ट होता है और उसके करप्शन को बाकी लोग जान जाते हैं तो वो भी करप्शन में जुड़ जाते हैं। तो बॉलीवुड में करप्शन का बड़ा नेक्सस बना, जिसको आजकल आपने देखा होगा कि उसमें क्रिटिक्स भी शामिल हैं, उसमें ट्रेड जर्नलिस्ट भी शामिल हैं, उसमें एग्जिबिटर्स भी शामिल हैं, उसमें स्टूडियोज़ भी शामिल हैं, और एक्चुअली स्टूडियोज़ ही ये करवाते हैं। तो फिल्मों के गलत बिजनेस बताना, फिल्मों ने कितना बॉक्स ऑफिस किया है, उसमें कुछ भी, अब तो ये हो गया है, मैं सुन रहा हूँ कि अगर आपकी फिल्म 50 करोड़ करती है तो आप 100 सवा 100 बोल दो स्टार की इज्जत बचाने के लिए, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि सारा का सारा पहले तो डेटा आपको जगह जगह से मिल जाता था, लेकिन अब वो पूरी तरह से सेंट्रलाइज करके उन लोगों के हाथ में हो गया है जो स्टार बेस्ड सिनेमा बनाते हैं। दूसरी चीज़ जो एक बड़ी अजीब सी वो चालू हुई है, जिसको लोग कॉरपोरेट बुकिंग्स और तरह तरह का नाम देते हैं, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। पर जो दूसरी जो एक चीज़ चालू हुई है वो रोज़, आज हमारी एडवांस बुकिंग कितनी हुई, आज हमने बिजनेस कितना किया, आज फ्राइडे में कितनी खुली, सैटरडे को कितने में खुली, संडे को कितने में खुली, और उसके अलावा कि हमारी तो इतने में खुली और दूसरे की फिल्म बर्बाद हो गई, इसको लेके लोग जो हैं जश्न मनाते हैं। ये बिल्कुल महा बेवकूफ़ी, और ऐसा लगता है कि एक अपढ़ गंवार सोसाइटी में इस तरह की बातें हो रही हैं। आपने दुनिया में कोई भी बिजनेस देखा है, पहले तो हम मान लेते हैं फिल्म एक बिजनेस है, तो आपने दुनिया में कोई भी बिजनेस देखा है जिसके में कोई प्रोडक्ट बनाने वाले लोग रोज आके चिल्लाते हैं, आज हमने इतना बेच दिया, आज हमने इतना बेच दिया? ऐसा कहीं नहीं होता है। हॉलीवुड जिसको हम कॉपी करते हैं, उनकी फिल्मों का भी एक कोई वेबसाइट होगी, उसमें बिजनेस दिखा रहता है, पर फिल्म जब कंप्लीट उतर जाती है थिएटर से, तब ये बातचीत होती है कि हाँ भाई ये टोटल इस फिल्म का बिजनेस रहा। लेकिन स्टूडियोज़ और प्रोड्यूसर्स खुद आके चिल्लाते नहीं हैं हर रोज़, फ्राइडे को 12 बजे, फिर 3 बजे, फिर 6 बजे, फिर 9 बजे, और एडवांस बुकिंग से ही सिलसिला चालू हो जाता है। आप देखिए ट्रेड जर्नलिस्ट क्या लिखते हैं, अर्थ शैटरिंग नंबर, और हर फिल्म के लिए ही लिखते हैं, हर फिल्म के लिए लिखते हैं अनस्टॉपेबल। मतलब क्या अनस्टॉपेबल? मतलब कोई ट्रेन है जिसका ब्रेक फेल हो गया है। अर्थ शैटरिंग मतलब क्या, कोई एस्टेरॉयड ऊपर से गिरा है, हो क्या रहा है? ये इस तरह के बड़े बड़े वो देना, और हर फिल्म के साथ किसी एक एक्टर को सुपरस्टार ऑफ द डेकेड और सुपरस्टार ऑफ द यूनिवर्स एंड प्लैनेट बोलना, आप मुझे खुद बताइए क्या ये सही है? मतलब जैसे हमारा शरीर है, हमारा शरीर बहुत कम खाने में, बहुत सिंपल खाने में, हवा पानी ठीक हो तो काफ़ी लंबी उम्र तक ज़िंदा रह सकता है। लेकिन अगर आप ये ऑप्शंस ही बंद कर दें, शहर में चारों तरफ पोल्यूशन है, खाने के लिए जो चीज़ मिल रही है वो ओबेसिटी या डायबिटीज़ क्रिएट करती है, फुल ऑफ शुगर, पानी जो आप पीते हैं वो कंटेमिनेटेड है। अगर आप ऐसे एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, मतलब आपको एक हेल्दी लाइफ जीने का अवसर ही नहीं दिया जा रहा है, और इसीलिए लोग जो है म्यूनिसिपैलिटीज़ को और सरकार की बुराई करते हैं। तो बॉलीवुड भी कोई ऐसा अछूता सिस्टम नहीं है कि उसके बारे में बोला नहीं जा सकता है, पर प्रॉब्लम ये है कि इतना ज़्यादा करप्शन है इसके अंदर। अगर आप जानना चाहते हैं तो किसी भी यंग एक्टर, यंग प्रोड्यूसर, एक्ट्रेस, किसी भी जो आदमी यहाँ पे 2 3 4 साल से काम कर, उससे पूछ सकते हैं, क्योंकि 3 4 साल लोगों के दिल में एक आइडियलिज्म होता है, फिर वो भी उस करप्ट सिस्टम का पार्ट बनते हैं। अब इस कहानी का दूसरा पहलू ये है कि जो लोग इस करप्शन और नेक्सस में शामिल नहीं हैं, उनकी क्या दुर्दशा होती है। इसके बारे में एक अलग एपिसोड करूंगा, पर मैं अपने एग्जाम्पल बता सकता हूँ। कश्मीर फाइल्स, आज भी उसके बारे में ट्रेड पंडित्स लिखते हैं, वन ऑफ द हाईएस्ट क्रॉसिंग फिल्म्स इन सेकंड वीकेंड, और वो बिना स्टार के थी, बहुत लिमिटेड उसकी रिलीज़ थी, कोविड के वक्त में आई थी जब 50% थिएटर का रिस्ट्रिक्शन था, कोई उसमें ऐसा स्टार, गाने, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो कि एक टिपिकल बॉलीवुड फिल्म में होता है। पर उस फिल्म ने लाइफ टाइम लगभग 350 करोड़ का बिजनेस किया उस वक्त में, और ये नेट बिजनेस है। आज जो बताते हैं ग्रॉस बिजनेस, उस तरह से नहीं बता रहा हूँ आपको। उसके बाद कोई भी जो डायरेक्टर है, क्या उसको अगली फिल्म के लिए स्ट्रगल करना पड़ता? बिल्कुल नहीं करना पड़ता। लेकिन
मुझे और मेरे जैसे डायरेक्टर्स को हर फिल्म के बाद फिर से वही स्ट्रगल करना पड़ता है। बड़ी मुश्किल से कहीं से आप फंडिंग जुगाड़िए, बड़ी मुश्किल से एक्टर्स मिलते हैं आपको, बड़ी मुश्किल से डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है, बड़ी मुश्किल से मार्केटिंग मिलती है। लेकिन मैं आज जिस एज में हूँ, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, बिकॉज मैंने अपनी ज़िंदगी में नीड्स एकदम कम कर दी हैं, इसलिए मेरी डिपेंडेंस फाइनेंशियल सक्सेस पे नहीं है। मैं एक मिशन के तहत ये फिल्में बना रहा हूँ, और मेरा सबसे पहला मिशन जो था एक ट्रिलॉजी, क्योंकि इंडिया में बहुत डायरेक्टर्स ने ट्रिलॉजी नहीं बनाई है, वो ये था, मैं देखता था हमेशा कि आखिर ये भारत की डेमोक्रेसी है, भारत का संविधान है क्या, और उसके ऊपर मैंने बैक टू बैक राइट टू ट्रूथ पे ताशकंद फाइल्स, राइट टू जस्टिस पे कश्मीर फाइल्स, और अब राइट टू लाइफ पे दिल्ली फाइल्स का पार्ट 1 मैंने बनाया है बंगाल चैप्टर के नाम से। लेकिन इसको बनाने में इतनी यातना क्यों है? आदमी जिंदगी भर एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए स्ट्रगल क्यों करे? अच्छे जो लोग आर्ट फिल्म मेकर जिनको बोलते हैं, सब लोग अपने घर में बिना पैसे के अकेले तन्हाई में, वो सब या तो बूढ़े हो गए या मर गए। उनको हमेशा अलग कर दिया जाता है। मेरा ऐसा मानना है कि ऑडियंस फिल्म मेकर से ज़्यादा इंटेलिजेंट है। पर एक सवाल आपको भी पूछना है, अगर आप फिल्म मेकर से ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, तो फिर आप लोग इस तरह की फिल्में क्यों हिट कराते हैं हर समय, जिनसे आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं है, जिससे ना तो आपको नई नॉलेज मिलती है, ना आपको कोई नया इंसाइट मिलता है, ना आपकी लाइफ एनरिच होती है, बल्कि आप इतना ट्रैफिक में ड्राइव करके बच्चों के साथ जाते हैं और इतना पैसा बर्बाद करते हैं और लौट के आते हैं, 10 में से 9 फिल्मों में आप यही कहते हैं, अरे यार टाइम बेकार हो गया, या ज़्यादा से ज़्यादा बोलते हैं टाइम पास थी। टाइम पास क्यों? जिस चीज़ के लिए आप हज़ारों रुपए खर्च कर रहे हैं, वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में एक एसेट बनना चाहिए। उस तरह से जैसे आप किसी बहुत अच्छी जगह जाएं, पहाड़ पे या नदी में, वो ज़िंदगी भर आपको याद रहती है। आपका मन करना चाहिए कि उस फिल्म का लौटने के बाद उसके डायलॉग्स के बारे में बात करें, आप कभी उसका रेफरेंस दें, उसके म्यूज़िक को अकेले बैठ के गाएं, उन कैरेक्टर्स के बारे में सोचें, अपनी ज़िंदगी को उन कैरेक्टर्स, उन सिचुएशंस के साथ रिलेट करें। ये संभव क्यों नहीं है? फिल्म का यही तो पर्पस है, आप किस चीज़ के पैसे दे रहे हैं। तो आज इस पॉडकास्ट में मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूँ, आप जो फिल्म में जाते हैं 1000 रुपये 2000 जितना भी खर्च करके आते हैं, उसकी वैल्यू फॉर मनी क्या है? उसका रिटर्न क्या है? क्या आप कोई भी ऐसा प्रोडक्ट खरीदते हैं जो आपकी ज़िंदगी में जिसकी कोई यूटिलिटी नहीं है? तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो अच्छी फिल्में हैं, जो फिल्में बड़ी शिद्दत से अच्छे फिल्म मेकर्स बना रहे हैं, उनको आप थिएटर में जाके देखें, आप उसके बारे में बातचीत करें। इतने पॉडकास्ट होते हैं, इतने फिल्म के रिव्यूज़ होते हैं, अच्छी फिल्मों पे कोई बात नहीं करता, क्योंकि जो लोग रिव्यू करते हैं उनको पैसे दिए जाते हैं। ये पूरा का पूरा धंधा करप्ट हो गया है, और इस करप्शन को ख़त्म करने की ताकत सिर्फ आपके पास है। आपके उस एक टिकट में इतनी बड़ी ताकत है कि आप चाहें तो भारत के सिनेमा का भविष्य बदल सकते हैं, बशर्ते आप भूले ना हो कि अच्छी फिल्म क्या होती है। तो आपसे फिर मिलूंगा अगली बार ऐसे किसी विषय में। बंगाल के बारे में आपको अगली कहानी बताऊंगा। तब तक के लिए गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट।